स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। अपनी पिछली कक्षा में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त की, जिसे कि जीन पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जीन पियाजे महोदय ने कॉग्निशन यानी कि संज्ञान पर विशेष बल दिया है और संज्ञान का संबंध चूँकि बुद्धि से है तो बुद्धि से संबंधित क्रियाओं पर जीन पियाजे महोदय ने विशेष बल दिया और बुद्धि के विकास के संदर्भ में या संज्ञा के विकास के संदर्भ में जीन पियाजे महोदय ने कहा कि अलग अलग अवस्थाओं में संज्ञान का विकास अलग अलग तरीके से होता है। इसीलिए अवस्था का अध्ययन करने के उपलक्ष्य में जीन पियाजे महोदय के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने विभिन्न अवस्थाओं में विकास की बात की है, इसीलिए इनके सिद्धांत को विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह हमने सामान्यतः जानकारी ले ली थी। इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने जाना कि जो हमारे जीन पियाजे महोदय हैं वो स्विस के मनोवैज्ञानिक दार्शनिक थे और इनको बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। और प्रारंभ में ये जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान से संबंधित थे, किंतु बाद में आगे चल के अल्फ्रेड बिने महोदय के साथ में उनके निर्देशन में, उनकी प्रयोगशाला में, उनके प्रयोगों में सहयोग करते थे। और एक प्रयोग जो कि इन्होंने फ्रेंच स्कूल के बच्चों पर कर रहे थे, उस दौरान एक जिज्ञासा इनके मन में जागी और वो जिज्ञासा इस कारण से जागी कि वो देख रहे थे कि विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत अधिक प्रश्नों का जो उनको वितरण किया जाता है या पढ़ने से संबंधित जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, उन समस्याओं का निराकरण वो बौद्धिक स्तर पर उचित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज़ उनको विचलित करने लगी। और उन्होंने इस का गहन अध्ययन करने के लिए अपने ही 3 बच्चे लॉरेंट, लूसीन एवं जैकलीन पर प्रयोग किया कि आखिर बच्चे विभिन्न शैक्षिक जो क्रियाएं हैं उनमें उत्पन्न प्रश्न हैं उनका बौद्धिक समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इस आधार पर इन्होंने कहा कि हमारा संज्ञान का विकास मानवीय विकास की अवस्थाओं के साथ आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इसे विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। मानवीय विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इन 3 अवस्थाओं के विकास पर इन्होंने विशेष बल दिया है और कहा कि इन तीनों ही अवस्थाओं में जो मनुष्य के संज्ञान का विकास होता है वो अपने अपने संज्ञान के तरीके से किसी चीज़ को सीखता है, जिसमें कि वो विभिन्न सूचनाओं का एकत्रीकरण विभिन्न पदों के निर्वाहन के द्वारा करता है, जिसमें हमने ग्रहण, रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ एवं समुचित प्रयोग को जाना। और ये सारे तत्व मानसिक क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी हमारे संज्ञान की जो भी क्रियाएं संपादित होती हैं वो मानसिक क्रियाओं के द्वारा की जाती हैं और मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत हमारी संवेदनाएं, हमारी स्मृति, हमारा चिंतन, हमारी कल्पना, विश्वास, तर्क, संकल्प एवं संवेग इत्यादि आ जाते हैं। इन सारी मानसिक क्रियाओं का जो भी अधिगम करता है वह संगठित स्वरूप में सहयोग लेता है और अपने को वातावरण के अनुकूल बनाता है। और जब वो वातावरण के अनुकूल बन जाता है तो उसमें वातावरण में संतुलन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अर्थात विद्यार्थी कोई भी जब बौद्धिक क्रिया करते हैं या बौद्धिक क्रिया करने में अपने को असमर्थ समझ रहे हैं या बौद्धिक क्रियाएं नहीं संपादित कर पा रहे हैं, इसका अर्थ है वो मानसिक क्रियाओं के इन विभिन्न तत्वों का उचित तरीके से संगठन नहीं कर पा रहे हैं, एकीकृत स्वरूप में उनके द्वारा क्रियाएं नहीं की जा रही हैं या उनसे क्रियाएं नहीं करवाई जा रही हैं, जिसके कारण वो
जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या कोई कार्य उनको दिया जाता है बौद्धिक क्रिया से संबंधित, तो अपने को अनुकूल नहीं समझ पाते हैं और अनुकूल ना होने के कारण वो उस विद्यालय स्थिति में अपने को संतुलित महसूस नहीं करते हैं या संतुलन नहीं बिठा पाते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि मानसिक क्रिया में इन दोनों ही पक्षों पर विशेष बल दिया जाए और संतुलन इन दोनों पक्षों के मध्य में समायोजन या मैं कहूँ इन दोनों के मध्य में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। और इस प्रक्रिया को यानी कि संज्ञान से संबंधित प्रक्रिया को जीन पियाजे महोदय ने 1923 में लिखी गई द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड यानी कि बालक के चिंतन की भाषा किस प्रकार की होती है, इस पुस्तक में विस्तृत स्वरूप में इसका वर्णन किया हुआ है। इन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिकों ने केवल 3 तथ्यों पर मानवीय विकास के पक्षों को महत्वपूर्ण बल दिया: जैविक पक्ष, भौतिक या प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव और सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। किंतु इन तीनों के मध्य में उचित तालमेल बिठाने का या इनके बीच में संबंध स्थापित करने का या समायोजन करने का या इनके मध्य कड़ी जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो संतुलनीकरण है, यानी साम्य की स्थिति, संतुलन बिठाने की स्थिति। व्यक्ति जैविक परिपक्व किस प्रकार से वो होगा या हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका असर भी उसकी बौद्धिक क्षमता पे पड़ेगा, बौद्धिक क्रियाओं पे पड़ेगा। उसका भौतिक और प्राकृतिक वातावरण जिसमें वो रह रहा है उसमें उसको जो भी अनुभव प्राप्त हो रहे हैं उन अनुभवों का असर भी उसके बौद्धिक क्रियाओं पे पड़ेगा। उसका सामाजिक वातावरण जिसका कि वो स्वयं भी महत्वपूर्ण अंग है, उसका असर भी उसकी बौद्धिक क्रियाओं पे पड़ेगा। इन तीनों के मध्य में इन तीनों पक्षों के अलावा जीन पियाजे महोदय ने कहा कि एक पक्ष और है जो बहुत अनिवार्य है संज्ञानात्मक क्रिया करने के लिए, वो है संतुलनीकरण यानी कि संतुलन की अवस्था। हमारी बौद्धिक क्रियाएं हम संपादित कर पाते हैं जब हम उसके संदर्भ में अंतिम निष्कर्ष प्रदान करना चाहते हैं, और वो हम तब दे पाएंगे जब हम संतुलन की स्थिति में किसी विषय के संदर्भ में चिंतन कर रहे हैं, अपना संवेदनाएं उसमें लगा रहे हैं, अपने तर्क से उस क्रिया को कर रहे हैं। तो ये सारे ही तथ्य मिलकर संतुलनीकरण यानी मानसिक क्रिया को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं। ये छायाचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें बताया गया है कि संज्ञान किस तरीके से आगे की ओर विकसित होता है। एक बालक है जो अपने इर्द गिर्द के सारे वातावरण को देख रहा है कि आकाश में सूर्य है, बादल है और एरोप्लेन है, पहाड़ हैं आसपास, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, मोर है, घर है, नदी है, सागर है, इसमें बोट है, इसमें मछलियां हैं, घर हैं, अलग अलग तरीके की क्रियाएं यहाँ पे संपादित की जा रही हैं और उसके मन में जिज्ञासा जाग रही है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। वो जब इन सब का प्रत्यक्षीकरण कर रहा है तो वो देख रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, और जब उसने इन सब का प्रत्यक्षीकरण इनको देखा, इनको पहचाना, तो पहचानने के पश्चात उसके मस्तिष्क में विचार जागा कि इसमें तो 3 तत्व विराजित हैं, जल तत्व, थल तत्व और वायु तत्व, यानी कि जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। यहाँ पर उसने देखा कि इन तीनों ही जगह पर अलग अलग तरीके के मैं कहूँ वस्तुएं, व्यक्ति, स्थान विराजित है। जैसे कि सूर्य आसमान में है, आपका एरोप्लेन आसमान में है, पक्षी वृक्ष में हैं और थल में हैं, घर स्थल में है, आपके नदी के मध्य में टापू भी है और उसमें वृक्ष भी है, नदी के ऊपर व्यक्ति मनुष्य है, बोटिंग कर रहा है या क्रीड़ाएं कर रहा है, और वहीं मछलियां भी हैं। ये सारे उसने ये विचार जो बना रहा है वो प्रत्यक्षीकरण देखकर, प्रत्यक्ष रूप से उसे देखकर उसको पहचानने का प्रयत्न कर रहा है। अर्थात जब हमारा संज्ञान विकसित होता है तो हम सर्वप्रथम अपने वातावरण के इर्द गिर्द के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उन्हें पहचानते हैं। अगर हम एक उदाहरण और लेना चाहें तो विद्यार्थियों को
जो भी प्रदत्त कार्य या गृह कार्य अध्यापक के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, तो दिए गए प्रश्न पर या दिए गए जो प्रकरण है विद्यार्थियों को दिया गया है, विद्यार्थी उस प्रकरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आएगी, सर्वप्रथम इस चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करेगा या ये पहचानेगा कि मैं इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं को इंगित कर सकता हूँ। और जब तक वो यह क्रिया नहीं करेगा तब तक वो अपने कार्य में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्थात क्रिया संपादित करने के लिए प्रत्यक्षीकरण या उन स्थिति को, उन वस्तुओं को, उन घटनाओं को पहचानना अत्यधिक आवश्यक है। जब व्यक्ति विभिन्न प्रतीकों की सहायता से वस्तु को समझने लगता है तो वह उसका एक अमूर्त चिंतन उन तथ्यों के जो उसने प्रत्यक्षीकरण किया है कि जल मंडल है, थल मंडल है, वायुमंडल है, उसमें सूर्य है, बादल है, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, घर, छतरी, मोर, हवाई जहाज़, मछली, नाव इत्यादि वस्तुएं हैं, इन सब के संदर्भ में वो क्या कर रहा है, अमूर्त चिंतन किया उसने। तब जाके वो कहा कि 3 स्तरों में बटा हुआ है। और जब वो उसको पहचानने का प्रयत्न करता है तो अपने अमूर्त चिंतन की सहायता से वो तीनों ही स्थलों में वस्तुओं का विभाजन उचित तरीके से कर पाता है। यानी कि विद्यार्थी जब ये पहचान जाए कि मुझे जो कंटेंट दिया गया है या जो प्रकरण गृह कार्य के लिए, प्रदत्त कार्य के लिए दिया गया है, उस कार्य के दौरान जब वो ये पहचान जाता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, उन पॉइंट्स के अंतर कौन सा पॉइंट है जो सब पॉइंट के रूप में बन जाना चाहिए, किस तरीके से कार्य की पूर्ति मैं करूँगा, ये सारा विभाजन जब विद्यार्थी कर लेता है तो ये सारी क्रियाएं उसके अमूर्त चिंतन के द्वारा संपादित हो रही हैं। और जब वो अमूर्त चिंतन के द्वारा क्रियाओं को संपादित करता है तो वो उचित स्थल पर उचित बिंदुओं को क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है। जैसे बालक ने निरीक्षण किया या पहचानने के बाद उसे अमूर्त स्वरूप में उसने 3 विभागों में विभाजित किया और उसके पास जो भी प्रत्यक्षीकरण के बाद सूचना एकत्रित हुई, उस सूचना का विभाजन उसने इन तीनों ही पार्ट्स में कर दिया। थल मंडल के अंदर कहा कि घर हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, आपकी छतरी भी थल पे स्थापित हो रखी है। जल मंडल में कहा कि पक्षियां हैं, जल मंडल में उसने कहा कि मछलियां हैं, व्हेल्स हैं, बच्चा क्रीड़ा कर रहा है, बच्चा बोटिंग कर रहा है। वायुमंडल में कहा कि बादल हैं, सूर्य है, एरोप्लेन है जो वायु में उड़ रहा है, जो धरती पर नहीं उड़ रहा है। उक्त सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर उसके भीतर एक ज्ञान का भंडार, अब उसको ये ज्ञात हो गया है कि थल मंडल में क्या चीज़ें आ रही हैं, वायुमंडल में क्या चीज़ें आ रही हैं, जल मंडल में क्या चीज़ें आ रही हैं, उसके पास नवीन ज्ञान एकत्रित हो गया है। और इस ज्ञान के भंडार ने, या मैं कहूँ संज्ञानात्मक संरचना ने, उसके व्यवहार को क्या कर लिया है, डायरेक्टिव कर लिया है। अब उससे पूछा जाए, एक प्रश्न आप पढ़ाने के बाद पूछते हैं कि जल मंडल के अंतर्गत विद्यार्थी ने या उस बालक ने क्या क्या चीज़ अवलोकित की हैं, तो विद्यार्थी सरलतापूर्वक इसका क्या कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपने उसको दृश्य भी दिखाया। दृश्य दिखाने के बाद वो जब दृश्य को देख रहे थे तो वो अमूर्त चिंतन भी साथ में कर रहे थे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ स्थापित हो रखी है, कितने ब्रांचेस में चीज़ बटी हुई है और कौन सी वस्तु या स्थान या जो तत्व है वो किस ब्रांच के अंतर्गत आएगा। तो उसका व्यवहार अब क्या है, डायरेक्टिव वे में चलना प्रारंभ हो गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपक से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। बालक ने सीधे आया और इन चीज़ों को देखा और सीधे ही नहीं बता दिया कि ये वायुमंडल है, ये आपका स्थल मंडल है या आपका जल मंडल है। नहीं,
ये सारे स्टिमुलस से उसे आकर्षित किया। उसने आसमान की ओर देखा, कभी स्थल की ओर देखा, कभी जल की ओर देखा, किंतु इस स्थापित स्टिमुलस से वो एकदम से रिस्पॉन्स नहीं देने लगा, बल्कि उसने सर्वप्रथम उस क्षेत्र को, उस तत्वों को पहचानने के पश्चात अपने मस्तिष्क में ग्रहण क्या किया कि वायुमंडल है, ये स्थल मंडल है, जलमंडल है। और ग्रहण जब वो कर लिया तो उसके बाद उसने उसकी व्याख्या की कि वायुमंडल की विशेषता क्या होती है, स्थल मंडल की विशेषता क्या होती है, जलमंडल की विशेषता क्या होती है, इसमें कौन सी वस्तु या तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आप किसी नवीन क्षेत्र में जा रहे हैं, तो नवीन क्षेत्र स्वाभाविक है कि अगर मैं कहूँ कि कोई अपने ग्राम से और एकदम से वो शहर की ओर आ जाए, ग्राम में बिल्कुल आप सभी जानते हैं, बिल्कुल शांत वातावरण, चिड़ियों की चहचहाहट और आपका एक लघु समाज, उसमें आप आपस में मिलजुल के रहते हैं। किंतु जैसे ही आप बाहर शहर की तरफ आपने गमन किया तो लंबी चौड़ी सड़कें, उसमें धुआंधार गति से चलती हुई आपकी गाड़ियां हैं, रफ्तार से चलते हुए लोग हैं, उसके साथ साथ जगमगाती हुई बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। अचानक से जब आप शांत वातावरण से एक विचलित करने वाले वातावरण में आएंगे तो ये आपके लिए यहाँ पर आकर्षित कर रहा है एकदम से आपको, यानी कि यहाँ पे आपके लिए स्टिमुलस उद्दीपक का कार्य कर रहा है। उद्दीपक का कार्य करते हुए क्या आप एकदम से जो सड़क है, जो इंगेज है बहुत सारे यातायात के साधनों से, आप उसे एकदम से क्रॉस कर जाते हैं, ये रिस्पॉन्स आप दे देते हैं। जिस स्थान पे आपको जाना है क्या आप वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं? ये एक आप चिंतन करने वाला एक आपके लिए प्रश्न है। तो जब आप इसका अमूर्त चिंतन करते हैं तो आपके पास एक जवाब आएगा कि नहीं, हम उस स्थान पे जाते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण करते हैं, यानी कि पहचानते हैं कि डायरेक्शन क्या है मेरे लिए, मुझे किस मार्ग से जाना है, मुझे सड़क को कब क्रॉस करना है, क्योंकि वहाँ पर इंडिकेटर भी लगे होंगे आपकी गति के लिए, आपको कब विश्राम करना है, कब आपको गति देनी है, कब आपको स्लो चलना है, डाइवर्जेंट आपके लिए लगे हुए होंगे। जब आप ये सारी चीज़ें पहचान चुके हैं तो अब आप उस क्षेत्र के बारे में जितना आपको नॉलेज चाहिए था अपने उद्देश्य, अपने गम्य स्थल तक पहुंचने के लिए, आप उसको ग्रहण कर चुके हैं। और ग्रहण करने के पश्चात अब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप अपने उद्देश्य तक पहुंच गए हैं, उस स्थल तक पहुंच गए हैं, अब कोई भविष्य में आपसे पूछे कि मुझे वहां जाना है और उस स्थल पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, तो आप अपने पूर्व अनुभवों का आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसको अपने पूर्व अनुभव को प्रदान कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, उसके साथ में व्याख्या कर सकते हैं अपने अनुभवों का कि आपको इस तरीके से जाना है, इस नंबर की बस पकड़ना है, ये वहाँ पे आपके लिए ट्रैफिक लाइट्स होंगी, जब ये जलेंगी तो क्या उसका अर्थ है, आपके रोड्स पे जगह जगह पर आपके लिए अपने प्राप्त पूर्व अनुभवों के आधार पर आप अपने सहयोगी को या जिस भी व्यक्ति ने आपसे अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग पूछा है, आप उसकी व्याख्या उत्तम तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप अब अपने संज्ञान के ज्ञान का व्याख्या कर पा रहे हैं, तो संज्ञान के क्षेत्र में आपने देखा कि प्रत्यक्षीकरण पहला पड़ाव है, ग्रहण करते हुए विभिन्न मानसिक क्रियाएं हैं और व्याख्या करते हुए आपके अनुभव हैं जिसको कि आप साझा कर रहे हैं। तो विद्यार्थी जब भी किसी बौद्धिक क्रिया का संपादन करता है या उसे बौद्धिक क्रियाएं प्रदान की जाती हैं, तो उन क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी, ये अध्यापक समझ के चले कि डायरेक्ट उसे स्टिमुलस दिया जाए और डायरेक्ट उसमें रिस्पॉन्स करे, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले जो भी आपने उसे स्टिमुलस दिया है वो उस स्टिमुलस को पहचानेगा कि आखिर मुझसे पूछा क्या जा रहा है,
फिर उसके बाद अपनी विभिन्न मानसिक क्रियाओं से संग्रहित या गृहीत जो भी उसके अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर उसे वो सॉल्व करना चाहेगा, और जो अनुभव से प्राप्त हुए उसके आधार पे वो उस तथ्य का या उस तत्व का या उस प्रश्न का व्याख्या प्रदान करेगा, और उस व्याख्या के आधार पर वो अपनी प्रतिक्रियाएं, विभिन्न प्रतिक्रियाएं, नवीन प्रतिक्रियाएं उसके संदर्भ में देना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से संज्ञान की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती है। अगर हम इस एक रेखा चित्र के माध्यम से इन्हें जानना चाहें तो यहाँ पर चूँकि मैंने कहा था कि जीन पियाजे ने संतुलन के कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दिया है, तो संज्ञानात्मक संरचना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है वातावरण में जो भी उपस्थित आपके उद्दीपक हैं, जो जिसको आप स्टिमुलस कह रहे हैं और चाहते हैं कि विद्यार्थी उसके लिए रिस्पॉन्स करे, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करे, तो आवश्यक है कि इन दोनों ही तत्वों के मध्य में संतुलन स्थापित किया जाए। और संतुलन का एक कॉन्सेप्ट इन दोनों के मध्य में क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है और आपके संज्ञानात्मक विकास को आगे की ओर लेके जाने का कार्य करता है। संतुलन की इस स्थिति में आप अपनी मानसिक क्रियाओं को बल देते हैं और मानसिक क्रियाओं के दौरान आप विभिन्न तरीके की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं, और उसके पश्चात आप अपने बौद्धिक क्रियाओं का संपादन करते हैं, जिसमें कि पहला पड़ाव आपका पहचान होगा या प्रत्यक्षीकरण होगा। तो यहाँ पर संतुलन की जो बात जीन पियाजे महोदय ने कहा, इन्होंने कहा वातावरण में जो भी उपस्थित उद्दीपक होंगे और उन उद्दीपकों के अकॉर्डिंग मनुष्य जो भी व्यवहार करता है, उनके मध्य में संतुलन स्थापित होने पर ही संज्ञा हमारी क्या कर पाएगी, उचित तरीके से क्रिया कर पाएगी, हमारी बुद्धि उचित तरीके से अपने लक्ष्य के क्रियाओं को संपादित कर पाएगा। तो यहाँ पर संतुलन इन दोनों के मध्य में मध्यस्थता का कार्य करता है और क्रियाओं को संपादित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इस आधार पर जीन पियाजे महोदय के सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उभर के सामने आए, जिसमें पहला इन्होंने कहा अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। इन्होंने कहा कि आप जब स्वयं को वातावरण के अनुसार ढाल देते हैं, जैसा आपके पास वातावरण है, तो आप वहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग अपनी बौद्धिक क्रियाओं को संपादित कर सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई शांत वातावरण से शहरी वातावरण में आ जाए, और अगर वो व्यक्ति शहर के उस वातावरण में अपने को अनुकूलित नहीं कर पा रहा है, अपने को ढाल नहीं पा रहा है, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसे बहुत सारी मानसिक चिंताएं होनी शुरू हो जाएंगी, और जब वो मानसिक चिंता के अंतर्गत होगा तो कोई भी कार्य उसे दे दीजिए, वो उस कार्य में उसका मन नहीं लगेगा। जीन पियाजे महोदय ने कहा कि अनुकूलन आप तब कर सकते हैं जब दो तरीके की उपक्रियाएं आप करेंगे, यानी कि अनुकूलन की क्रिया तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और उपक्रिया है जिसको आपको संपादित करना पड़ेगा, और उन क्रियाओं को जब आप संपादित करते हैं तो आप अनुकूलित अवस्था में स्वयं को महसूस करेंगे। इन्होंने कहा कि पहला है आत्मसारकरण। जब आप किसी नवीन स्थिति में जाते हैं तो आप अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए जब आगे चलेंगे तो आप अनुकूलन महसूस करेंगे, उस स्थिति के अनुकूल स्वयं को महसूस करेंगे। किंतु आप किसी चीज़ को आत्मसारित करना ही नहीं चाहते हैं, तो आपको कितनी भी मेहनत की जाए आपको सिखाया नहीं जा सकता है। अर्थात अध्यापक जब किसी प्रकरण को पढ़ा रहा है तो विद्यार्थियों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अध्यापक के दिए जाने वाले दृष्टांत और अनुभवों के साथ विद्यार्थी अपने अनुभवों को भी क्या करने लगे, जोड़ने लगे। और जब वो उस अनुभव को जोड़ता है और उस अनुभव के आधार पर आगे नवीन ज्ञान की ओर बढ़ता है, तो धीरे धीरे क्लिष्ट प्रकरण भी सरल लगने लग जाता है। जैसे दिए गए छायाचित्र में आप देख रहे हैं कि एक बालक है, उस बालक ने बहुत सारे पशुओं को देखा और उसको देखने के पश्चात
ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन घोड़ा है, कौन कुत्ता है, कौन ज़ेब्रा है, ये वो नहीं बता पा रहा है। किंतु जब उसने क्योंकि जब वो देख रहा था अपने इससे भी छोटी आयु में, तो उसकी मम्मी ने उसे कहा, उसकी माँ ने उसे कहा कि वो देखिए घोड़ा ऐसा दिखता है, कुत्ता ऐसे दिखता है, ज़ेब्रा ऐसे दिखता है, उसके कुछ फीचर्स उसे दिखाए। तो विद्यार्थी को याद आने लगा कि ये सारे तो माताजी ने कुछ बताए थे कि जो ये सारे हैं 4 पादप वाले और इधर-उधर विचरण करने वाले, जो कि जंगल में भी रहते हैं और लोगों के घरों में भी पाए जाते हैं, किन्हीं-किन्हीं लोगों के, इन सब को जानवर कहा जाता है। तो उसने अपने पूर्व अनुभव का, पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जो उसकी माता ने उसको कभी कहा होगा। और अब जब उसे पूछा जा रहा है कि बताइए घोड़ा है, ज़ेब्रा है, कुत्ता है, इनको क्या कहा जाएगा? और आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं या आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है और अब आपको उस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आपको उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। और वो आप कब कर पाएंगे? जब माता आपको ज्ञान दे रही थी तो उनके दिए जाने वाले ज्ञान को आप आत्मसारित कर रहे थे, यानी अपनी कॉन्शियसनेस से उसे धारित कर रहे थे। और एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया और आपके पास प्रश्न आ गया है, आप उसका जवाब दे ही नहीं पाएंगे। और यही स्थिति होती है कि विद्यार्थी अपनी बौद्धिक क्रियाओं का संपादन कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब उनको कोई क्रिया करवाई जा रही होती है उस समय विद्यार्थी अपने विभिन्न गतिविधियों में अपने मन और मस्तिष्क को लगाए होते हैं और उस समय के प्रकरण पे वो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। और जब वही चीज़ उनके संदर्भ में परीक्षा में उनके पास आ जाए या प्रतियोगी परीक्षा में उनके पास आ जाए तो वो वहाँ पर अपने को असहज महसूस करते हैं और उस प्रश्न को सुना सुना तो महसूस करेंगे लेकिन उसके समाधान तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि पूर्व ज्ञान जब उनको दिया जा रहा था, पहले वही चीज़ बताई जा रही थी, उस समय वो उसको आत्मसारित नहीं कर पाए। इस कारण से अनुकूलन करने में, उस स्थिति के अनुकूल स्वयं को ढालने में उन्हें असुविधा हो रही है। तो जीन पियाजे महोदय ने कहा अनुकूलन करने के लिए आत्मसाकरण को महत्व देना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने कहा अनुकूलन करने के लिए समायोजन की स्थिति का होना अत्यधिक आवश्यक है, यानी पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। अब माता ने कहा ये जानवर हैं, ये सारे जानवर कहलाते हैं। अब आपसे केवल एक जानवर के बारे में पूछा जा रहा है और आप उसको भी कह रहे हैं जानवर है, ये जानवर है। आपसे उसका नाम पूछा जा रहा है और आप उसे कह रहे हैं जानवर है, क्योंकि मेरी माता ने कहा ये जानवर है। तो आपको जो पूर्व ज्ञान दिया गया है उस पूर्व ज्ञान में आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, परिवर्तन करेंगे। वो परिवर्तन क्या होगा? जो 4 पाद वाले हैं और वो जंगल में विचरण कर रहे हैं, वो लोगों के गृह में निवास कर रहे हैं, किंतु उनको भी कुछ नाम से जाना जाता होगा। जैसे मेरा नाम कुछ और होगा, आपका नाम कुछ और है, आपके शिष्य का नाम कुछ और है, आपके भाई का नाम कुछ और है। जब वो नाम लिया जाएगा तो हम ही वहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे, कोई दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन हम सब मानव हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिसको बुलाया जा रहा है वो मानव है, वो भी मानव है, वो भी मानव है। नो, सबको कुछ नाम दिए गए हैं। तो ठीक वैसे ही प्रत्येक जानवर का भी कुछ नाम है और जब आपसे उसको पूछा जा रहा है आप उसको जानवर ही कहने पे लगे हुए हैं, तो आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वहाँ पे आप स्वयं को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो समायोजन में बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने पूर्व ज्ञान में भी हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, ताकि हम नवीन परिस्थिति के साथ क्या कर सकें, अनुकूलित हो सकें। तो यहाँ पर बालक ने फिर से नवीन ज्ञान को किया कि जेब्रा में चेक्स होते हैं, डॉग भाव करता है, इसको डॉग कहा जाता है। जेब्रा इस तरीके से होता है, हॉर्स हिनहिनाता है, उसे हॉर्स कहते हैं, म्याऊ म्याऊ करती है, उसे कैट कहते हैं। ये नवीन ज्ञान विद्यार्थी के साथ में जुड़ गया है। ठीक उसी प्रकार से जब विद्यार्थियों को प्रश्न दिए जाते हैं तो विद्यार्थी से कब
क्या चीज़ पूछी जा रही है उस चीज़ में विभेद करके जब विद्यार्थी उपयुक्त समाधान दे पाता है तो वो स्वयं को समायोजित करता है और आत्मसारित और समायोजन की ये प्रक्रिया अनुकूलन में विशेष महत्व देती है, जिसे जीन पियाजे ने महत्वपूर्ण तथ्य कहा है संज्ञानात्मक विकास के लिए। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।